गुड इवनिंग क्लास 11th। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। अगेन मैं ये बोलूँगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको लेक्चर्स के थ्रू आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा। इसमें बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। इतना रिटेन कर लीजिए, यू विल फील कंफर्टेबल इन क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। इतना तो कर ही लीजिए जो लेक्चर्स में है ना। देखिए क्वेश्चन आता है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ केसी या फिर व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ केसी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो 4 टाइप की प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट वन, केसी इज ओनली एप्लीकेबल ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। ऑब्वियसली सबको ही पता ही है, बट पॉइंट है। तो जो केसी है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो आप ओनली इक्विलिब्रियम स्टेट पर ही अप्लाई कर सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, केसी की वैल्यू ओनली इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। मतलब केमिकल रिएक्शन की जब इक्विलिब्रियम स्टेट डेवलप होगी तो उस स्टेट में जो केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, उनकी कॉन्सेंट्रेशन पर केसी की वैल्यू डिपेंड करेगी, ना कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पर। मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट होगी उस समय और जब रिएक्शन दी एंड होगी उस समय की कॉन्सेंट्रेशन पर केसी की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? बिकॉज जब आप केसी का फॉर्मूला लिखते हो तो केसी के फॉर्मूला में आप ऊपर क्या लिखते हो? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, और नीचे क्या लिखते हो? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो हम यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो कौन सी लेते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट वाली लेते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। एंड थर्ड पॉइंट, वैल्यू ऑफ केसी कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग अ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दें तो आप केसी की वैल्यू को किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए चेंज कर सकते हो। क्यों? इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर और डिक्रीज द टेम्परेचर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चेंज। एंथैल्पी क्या चीज़ है? पढ़ के आते हो थर्मोडायनेमिक्स में। एंड लास्ट, रिवर्सिबल रिएक्शन का जो केसी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली रिएक्शन के केसी के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। आपने न्यूमेरिकल करा हुआ है। अगर एग्जाम में आपसे केसी की प्रॉपर्टीज पूछ ले तो आपको ये प्रॉपर्टीज मेंशन करके आनी है। मेंशन एनी टू प्रॉपर्टीज वो आपसे जनरली पूछेगा। सही है, बढ़ते हैं आगे। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या एप्लीकेशंस होती हैं? छोटे छोटे टॉपिक हैं, देखिए थ्योरेटिकली है, मतलब चैप्टर बहुत सिंपल है, ये ज़्यादा कुछ चैप्टर में है नहीं करने के लिए, बट वेटेज बहुत ज़्यादा है। वेटेज है इस चैप्टर का 14 to 15 मार्क्स, अगर हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें। और अगर रेगुलर सिलेबस की बात करें 10 या 12 मार्क्स का चैप्टर है। अब देखिए यहाँ क्या काम आता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बहुत सिंपल है, मैं पीछे से रीड कर देता हूँ, सुनिए। विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ केसी वी कैन प्रेडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट फेवर्ड और रिएक्टेंट फेवर्ड। ये बहुत काम का पॉइंट है, बाकी सब तो आप जानते हैं, बाकी सब इजी है। ये समझो, केसी की वैल्यू से हम ये पता लगा सकते हैं कि आपका जो इक्विलिब्रियम है प्रोडक्ट फेवर्ड है या रिएक्टेंट फेवर्ड है। अब समझो मेरी बात ध्यान से। अगर आपके पास ये केमिकल रिएक्शन है, ध्यान सुनना, A+B रिवर्सिबल साइन C+D, और आपने क्या लिखा? KC इक्वल CD और ये AB, ऐसे लिखोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना? पढ़ा हुआ है आपने ये। तो सपोज आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है A+B रिवर्सिबल साइन C+D, और आपने एट द इक्विलिब्रियम स्टेट आपने लिखा KC इक्वल CD अपॉन AB। अब ध्यान से देखिए, अगर प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो ये वैल्यू ज़्यादा हुई आपकी, और ये वैल्यू ज़्यादा हुई तो केसी की वैल्यू ग्रेटर होगी। सही। तो कॉन्सेप्ट ये है, ऐसी केमिकल रिएक्शन या ऐसे इक्विलिब्रियम जिसमें प्रोडक्ट ज़्यादा बनते हैं, मतलब बहुत सारे रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हुए, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रोडक्ट फेवर्ड इक्विलिब्रियम। मतलब ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें प्रोडक्ट्स ज़्यादा फॉर्म हो, डेट इज कॉल्ड प्रोडक्ट फेवर्ड इक्विलिब्रियम। और वर्ल्ड में जितने भी केमिकल साइंटिस्ट काम करते हैं, वर्क करते हैं केमिकल्स को बनाने के लिए, वो सारे के सारे इस कंडीशंस को अचीव करने की कोशिश करते हैं। सही है। ईच एंड एवरी साइंटिस्ट
ट्राई टू अचीव कि उसकी केमिकल रिएक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो। सही। तो प्रोडक्ट फेवर्ड मतलब मोर प्रोडक्ट फॉर्म। एक होता है रिएक्टेंट फेवर्ड। रिएक्टेंट फेवर्ड का मतलब अगर आपकी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स कम फॉर्म हो तो ये वैल्यू कम हो जाएगी आपकी CD, और ये वैल्यू कम होगी तो KC की वैल्यू कम होगी। क्लियर। तो अगर किसी केमिकल इक्विलिब्रियम की KC की वैल्यू कम है तो KC की वैल्यू कम का मतलब आप क्या बोलोगे, उस केमिकल रिएक्शंस में वेरी लेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू वेरी लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब थोड़े से ही प्रोडक्ट बने। जैसे आपने लिया 100 ग्राम रिएक्टेंट, तो हो सकता है 100 में से 10 ग्राम ही प्रोडक्ट में फॉर्म हो, 90 ग्राम तो भी बचा हुआ है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं रिएक्टेंट फेवर्ड इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन सबसे खराब होती है। अगर ये कंडीशन किसी केमिकल रिएक्शन में अचीव हो गई प्रैक्टिकली, मतलब यू आर अ वेरी पुअर कैटेगरी ऑफ केमिकल इंजीनियर, आपको कुछ नहीं आता है प्रैक्टिकली, मतलब आपने केवल किताबें पढ़ी हैं, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट केमिकल रिएक्शन को इस तरीके से प्लान करते हैं कि उसके मैक्सिमम रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू मैक्सिमम प्रोडक्ट। तो जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, केमिकल बनते हैं, वहाँ हमेशा प्रोडक्ट फेवर्ड इक्विलिब्रियम को अचीव करने की टेंडेंसी रखते हैं साइंटिस्ट। ओके। नंबर 2 तो आसान है, आपने पढ़ा हुआ है। केसी गिव्स अबाउट द आइडिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब देखिए, अगर केसी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ज़्यादा प्रोडक्ट बने, और ज़्यादा प्रोडक्ट बने इसका मतलब क्या है, आपका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला है। और अगर केसी की वैल्यू कम है तो रिएक्टेंट ज़्यादा है, और रिएक्टेंट ज़्यादा है तो आप क्या बोलोगे, डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट की साइड है। एंड थर्ड, विद द हेल्प ऑफ केसी वी कैन कैलकुलेट concentration of reactant and product at equilibrium state। न्यूमेरिकल करा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में आपने, है ना। एंड लास्ट वन, विद द हेल्प ऑफ केसी वी कैन फाइंड आउट केपी। बहुत सिंपल लिखना है आपको, तो पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4 हैं। कुछ धमाकेदार लिखना है, स्टैंडर्ड लिखना है, तो पॉइंट 1 है लिखने के लिए, सबसे अच्छा पॉइंट 1 ही है इसमें, है ना। तो क्या एप्लीकेशन है केसी की, ये आपको लिखनी है। देखते हैं आगे बागे। जैसे देखिए बेटा, अगर हम मैथमेटिकली बात करें, कब आप बोलोगे आपकी रिएक्शन प्रोडक्ट फेवर्ड है, कब आप बोलोगे आपकी रिएक्शन रिएक्टेंट फेवर्ड है। तो मैथमेटिकली अगर हम बोलें तो सिंपली अगर केसी की वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻³ से, तो आप बोलोगे प्रोडक्ट फेवर्ड इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है, आपकी रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है, रिएक्शन इज नियरली टू कंप्लीशन। इसका मतलब क्या है, आपके बहुत सारे रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सही। अगर केसी की वैल्यू बहुत कम है, लेस देन 10⁻³ से, तो आप बोलोगे अभी रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई है, या इस रिएक्शन के वेरी लेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड इक्विलिब्रियम अचीव्ड। मतलब थोड़े से प्रोडक्ट बने, और ये सबसे खराब कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। और इसमें क्या होता है, रिएक्शन प्रोसीड्स रेयरली। मतलब क्या होगी, रिएक्शन आप स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करते रिएक्शन क्या होगा, रुक जाएगी। एक्चुअल रुकी नहीं है, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। क्लियर है। तीसरी कंडीशन, इफ केसी की वैल्यू इन बिटवीन 10⁻³ टू 10⁻³, तो हम बोलते हैं आपकी रिएक्शन एक मॉडरेट कंडीशन में है। मतलब एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब अप्रॉक्स 50% रिएक्टेंट आपके 50% प्रोडक्ट में चेंज हो चुके हैं। सही है। तो काम की ये चीजें हैं दो, केसी की वैल्यू ज्यादा है 10⁻³ से तो प्रोडक्ट फेवर्ड है, और 10⁻³ से कम है तो क्या है, रिएक्टेंट फेवर्ड है। अब क्वेश्चन ये आता है कि चलती हुई केमिकल रिएक्शन में हम कैसे पता लगाएं कि हमारी रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब ध्यान से देखना, चलती हुई केमिकल रिएक्शन में आपको पता लगाना है भाई आपकी केमिकल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है। तो साइंटिस्ट लोग कैसे पता लगाते हैं वो चीज समझिए। देखिए ध्यान से, सपोज आपके पास ये केमिकल रिएक्शन है A+B और इससे बना C+D। और ध्यान से देखना मेरी बात, ये इस रिएक्शन का पॉइंट है जिसको मैंने बोला ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है।
और इस स्टेट पर केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम अचीव होता है। और मैंने इस पॉइंट पर वैल्यू निकाली Kc की। ओके, ध्यान से सुना मेरी बात। सपोज कर आपने क्या लिया, केमिकल रिएक्शन A+B चेंज हुआ C+D एंड इक्विलिब्रियम अचीव। और ये इस केमिकल रिएक्शन का ग्राफ, ये लाइन है इस केमिकल रिएक्शन की, ये समझाने के लिए बना रहा हूँ। एंड सपोज इस रिएक्शन में इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम अचीव हुआ आपका, तो इस पर क्या लिखोगे Kc। ओके, अब एक डेफिनेशन दिखेगी आपको रिएक्शन क्वेश्चन करके। रिएक्शन क्वेश्चन का सिंबल होता है QC, और QC का फॉर्मूला भी हम कैसे लिखते हैं, QC इक्वल प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। Kc भी हम कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो बोलोगे सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन क्वोशिएंट QC में क्या डिफरेंस है, वो तो दोनों ही सेम है, हेयर लाइन डिफरेंस है और बहुत मज़ेदार डिफरेंस है। फॉर्मूला सेम है, सिंबल अलग है, बस सब कुछ सेम है, बट एक चीज़ डिफरेंट है। अब डिफरेंट क्या है, अब सुनो। इफ वी कैलकुलेट रेशियो ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट at equilibrium state, then it is called equilibrium constant. But if we calculate ratio of molar concentration of product and molar concentration of reactant not at equilibrium state, then this is called reaction quotient. तो Kc जब आप निकालते हो तो कहाँ निकालते हो, इक्विलिब्रियम स्टेट पर, और QC जब आप कैलकुलेट करोगे तो कहाँ कैलकुलेट करोगे, नॉट एट इक्विलिब्रियम स्टेट। अब वो पॉइंट यहाँ हो सकता है, वो पॉइंट यहाँ हो सकता है, वो पॉइंट यहाँ हो सकता है, वो पॉइंट यहाँ हो सकता है। तो केमिकल रिएक्शन में किसी भी जगह किसी भी टाइम पर जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे एक्सेप्ट दिस कंडीशन, उसे हम बोलते हैं रिएक्शन क्वोशिएंट। तो अगर मैंने इस पॉइंट पर QC की वैल्यू कैलकुलेट करी इक्विलिब्रियम स्टेट से पहले, यहाँ ध्यान से देख लेना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। और मैंने करी इस कंडीशन पर, तो इस कंडीशन पे क्या है, इस कंडीशन पे QC की वैल्यू स्मॉलर होगी Kc से। दिख रहा है, QC छोटा है, Kc बड़ा है, इस जगह आ रहा है Kc। और इस कंडीशन पर आपकी QC की वैल्यू ग्रेटर होगी Kc से, क्लियर है। यहां तो कभी, और अगर यहां कभी आपने QC की वैल्यू इस जगह इस पॉइंट पर अगर आपने करी QC की वैल्यू, तो QC की वैल्यू होगी Kc के इक्वल, तो दोनों सेम ही है। तो मैंने बोला इफ वी कैलकुलेट QC बिफोर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देन QC इज स्मॉलर देन Kc। इफ वी कैलकुलेट QC आफ्टर द इक्विलिब्रियम स्टेट then QC is greater than Kc। इतना तो मैं चाहता ही हमें, कॉन्सेप्ट ये होता है केमिकल रिएक्शंस ऑलवेज ट्राई टू मूव इन इक्विलिब्रियम डायरेक्शन। केमिकल रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव करने की डायरेक्शन में मूव करती है। तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर QC की वैल्यू, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ ढंग से, ये फर्स्ट केस, अगर QC की वैल्यू स्मॉलर है Kc से, तो ये QC आपकी रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड जाने की कोशिश करेगी। तो आप क्या लिखोगे, रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब आप बोलोगे फॉरवर्ड क्यों जाएगी, बिकॉज उसे इक्विलिब्रियम को अचीव करना है, सही है। ये क्या है, QC छोटा है इस Kc से, तो QC क्या करेगा, अपनी वैल्यू को इसके इक्वल करने की कोशिश करेगा। और कैसे करेगा वो कोशिश, आगे जाकर, तो आगे जाने का मतलब एक रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर QC इज स्मॉलर देन Kc देन रिएक्शंस मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब लेकिन अगर ये वाली कंडीशन हो और QC ग्रेटर हो Kc से, तो कहाँ जाएगी रिएक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आप क्या लिख दोगे केस नंबर 2 में, इफ QC इज ग्रेटर देन Kc देन रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। एंड गलती से अगर आपने लिख दिया QC इक्वल Kc, तो आप क्या लिखोगे,
रिएक्शन इज ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम। तो ये कॉन्सेप्ट होता है केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने का। जितने भी साइंटिस्ट हैं जब वो केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शंस कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो इस मेथड से प्रैक्टिकली फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे हम 10th में तो बहुत बोलना आसान होता है, हम बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, तो वैसे थोड़ी पता लग जाता है बैकवर्ड फॉरवर्ड। क्या केमिकल आपने इस बॉटल में केमिकल फिल करा NaOH क्या आप बता सकते हो बॉटल को देख के कि रिएक्शन बैकवर्ड चल रही है फॉरवर्ड चल रही है? तो बुक बोलती है कि हाँ फॉरवर्ड जा रही है। प्रैक्टिकली कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन सी रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, कौन सी फॉरवर्ड जा रही है? ये मेथड है वो करने का। बिकॉज पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जैसे अगर आपने ये रिएक्शन लिखी N2 + H2 और आपने लिखी NH3, तो इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू रिमेन कांस्टेंट और हम इससे कंपेयर करते हैं QC को फिर। सही है? तो ये कॉन्सेप्ट है आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का। तो ये तरीका है आपकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने का। देखिए नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है आपके इक्विलिब्रियम स्टेट में, और ये कॉन्सेप्ट आपके क्लास 12th में काम आएगा, इसलिए स्पेशली इस पर ध्यान देना। कॉन्सेप्ट ये है कि इफ इन अ केमिकल रिएक्शन प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड्स आर प्रेजेंट, देख लीजिए ध्यान से, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में प्योर लिक्विड या आपका कोई प्योर सॉलिड प्रेजेंट हो, तो उस प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड को Kc की वैल्यू में कंसीडर नहीं करते हैं। When we write the expression for equilibrium constant, we not consider value of pure liquids and value of pure solids. क्वेश्चन है क्यों? अब जैसे मैंने आपसे बोला आपके पास 100 ग्राम शुगर है और 100 ग्राम शुगर में से आपने 50 ग्राम शुगर केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम कर दी। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, नाउ व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर? ऑप्शन 1 100%, ऑप्शन 2 50%, ऑप्शन 3 75% एंड ऑप्शन डी रिमेन सेम। सुन लो मेरे क्वेश्चन पहला, यू आर हैविंग 100 ग्राम शुगर एंड इन अ केमिकल रिएक्शन 50 ग्राम शुगर इज कंज्यूम्ड एंड ओनली 50 ग्राम रिमेन। बताइए इस रिएक्शन के बाद कितने परसेंट शुगर आपकी बची? तो दिमाग में आपको आएगा सर 50 ग्राम कंज्यूम हुई तो 50% बची, बट आंसर आपका रॉन्ग है। 100 ग्राम शुगर में आपने 50 ग्राम कंज्यूम करी तो आपने केवल शुगर का मास कंज्यूम करा है, कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी चेंज हुआ है उसका। कॉन्सेंट्रेशन हम कब बोलते हैं? जब आप बोलते हैं 100 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर। सही है? तो प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड्स की कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इनकी कॉन्सेंट्रेशन कभी भी चेंज नहीं होती है। चेंज क्या होता है? चेंज ओनली मास। इनका केवल मास चेंज होता है। आप प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड के केवल मास को चेंज कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन रिमेन सेम। क्योंकि पहले भी क्या थी, वो 100% शुगर के मॉलिक्यूल थे, अब भी क्या है 100% शुगर मॉलिक्यूल है। केवल क्या चेंज हुआ? मास चेंज हुआ, कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हुई है। इसीलिए whenever we write value of Kc, we generally not consider the concentration of pure liquid and pure solid. Got it? ये ध्यान रखना, ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, और क्वेश्चन ये है why we do not consider concentration of pure liquid and pure solid when we write equilibrium constant। तो आपको सिंपल शॉर्ट वर्ड में लिखना है we cannot consider because for the pure liquid and pure solids concentration remain always constant, concentration does not change। तो आप कैसे लिखोगे? आप इसके लिए Kc की वैल्यू आप लिखोगे, ये सॉलिड है भूल जाइए, ये भी सॉलिड है भूल जाइए, ओनली क्या लिखोगे? CO2 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन, गैस। सही है? और प्रेशर के टर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? Kp इक्वल पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2।
ये नहीं लिखोगे दोनों। अब सेम कंडीशन यहाँ देखिए, एक्वस एक्वस एक्वस, एक्वस तो लिखोगे, प्योर लिक्विड ये नहीं लिखोगे, तो आप क्या लिखोगे, Kc इक्वल NaCl की मोलर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन NaOH की मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड HCl की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। सही है, तो ये ध्यान रखना है जब आप Kc की वैल्यू लिखें, क्योंकि जब आपका एग्जामिनेशन होंगे तो आपके एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन देकर आपको बोलेगा मेंशन द एक्सप्रेशन फॉर Kc, तो वहाँ कंट्रोल मत हो जाना एक्साइटेड कि कितना इजी पूछा है, मुझे केवल दिस अपॉन दिस ही करना है। तो ये देख लेना पहले स्टेट्स क्या मेंशन हो, स्टेट्स में अगर सॉलिड और लिक्विड मेंशन हो उन्हें कंसीडर नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है ना। देखिए रिलेशन बिटवीन Kc, रिएक्शन क्वेश्चन QC एंड फ्री गिब्स एनर्जी डेल्टा G, इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन आपके, बट देख लीजिए सिलेबस में। अब Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन क्वेश्चन क्या है QC, इन फ्री गिब्स एनर्जी डेल्टा G आपने पढ़ा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स में। क्या कोरिलेशन है, कोरिलेशन है डेल्टा G इक्वल डेल्टा G नॉट प्लस RT ln QC, ये डायरेक्ट आपको लर्न करनी है इक्वेशन। ओके, अब देखिए ध्यान से, एट इक्विलिब्रियम स्टेट QC इक्वल Kc होता है, बताया मैंने भी थोड़ी देर पहले, एंड डेल्टा G की वैल्यू इज इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम स्टेट पर ना रिएक्शन फॉरवर्ड चेंज होती है ना बैकवर्ड चेंज होती है, मतलब इक्वल रेट से चलती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और इक्वल रेट से चलती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो टोटल जो वर्क होता है रिएक्शन का वो होता है 0। इफ द टोटल वर्क डन इज 0 तो आप क्या बोलते हो, गिब्स एनर्जी चेंज इज 0। तो आप क्या लिखोगे यहाँ, डेल्टा G इक्वल 0 एंड QC की जगह Kc, तो क्या बन जाएगा 0 इक्वल डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Kc। अब डेल्टा G नॉट क्या है, डेल्टा G नॉट है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, द वैल्यू ऑफ डेल्टा G नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, कि सब ईच एंड एवरी केमिकल रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड डेल्टा G की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये वैल्यू वो आपको न्यूमेरिकल में लिख के देगा। सेकंड पॉइंट, इफ वी चेंज द वैल्यू डेल्टा G नॉट इक्वल माइनस RT ln Kc, जब भी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे डेल्टा G और Kc के आपको ये इक्वेशन लगानी है। ये इक्वेशन आपके 12th क्लास में भी है, 12th में डायरेक्ट लिखेगा वो इस इक्वेशन को, चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, वहाँ डायरेक्ट है इक्वेशन ये, वहाँ सिंपल लिखेगा वी डिस्कस द डेरिवेशन इन क्लास 11th चैप्टर इक्विलिब्रियम, तो फॉर्मूला है डेल्टा G नॉट इक्वल माइनस RT ln Kc, ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बाकी सब किसी काम का नहीं है आपका। आगे देखिए, इफ यू टेक आउट ln Kc क्या हो जाएगा, ln Kc इक्वल माइनस डेल्टा G नॉट अपॉन RT, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, Kc इक्वल e की पावर माइनस डेल्टा G नॉट अपॉन RT। अगर आपको सारे झमेलों से बचना है, ये तो NCERT का कॉन्सेप्ट है जो यहाँ तक दिया हुआ है। अब जैसे लॉग वॉग आ गया, यहाँ लॉग आपने पढ़ा ही नहीं है अभी, फिजिकल फॉर्म में होते हैं तो लॉग पढ़ाता मैं आपको टेबल से, है ना, फिर भी अब लॉग आ गया। अब आपको बचना है, अगर आपको एग्जैक्ट NCERT को फॉलो करना है तो डेरिवेशन यहाँ तक लेकर जाइए, बचना है तो ये स्टेप हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं इनको लिखने का, और सिंपल यहाँ से आते हैं निकल के बाहर। अब देखिए क्या क्या लिखोगे, केस 1, इफ डेल्टा G नॉट इक्वल नेगेटिव, ध्यान से देखना, अगर डेल्टा G नॉट की वैल्यू नेगेटिव है, या हम सिंपल इसको ऐसे बोल देते, चलिए उल्टा चलते हैं, इफ Kc की वैल्यू पॉजिटिव है। अब Kc की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब आपकी डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। अब ये कहाँ पढ़ा है, ये पढ़ा है अपने थर्मोडायनेमिक्स में, तो दोनों एंगल है, तो दोनों एंगल समझा दिए मैंने। अब प्रॉपर NCERT पैटर्न देखिए आप, इफ डेल्टा G नॉट इक्वल नेगेटिव देयरफॉर Kc इक्वल पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो Kc क्या आएगा पॉजिटिव, और रिएक्शन क्या होगी आपकी स्पॉन्टेनियस। आगे यार, अगर डेल्टा G नेगेटिव होता है तो हमने लिखा था थर्मोडायनेमिक्स में कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। अब Kc से भी पता लगता है, अगर Kc की वैल्यू पॉजिटिव है तो भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली स्पॉन्टेनियस है।
केस नंबर 2, इफ डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव, अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो आप क्या लिखोगे, केसी की वैल्यू नेगेटिव, और केसी की वैल्यू नेगेटिव है तो आपकी रिएक्शन है नॉन स्पॉन्टेनियस। इतना सा ध्यान रखिए, बाकी कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ये समझ में आता है, लॉग रट्टा लगा सकते हो तो रट्टा लगाना पड़ेगा आपको। बिना लॉग पढ़ा नहीं है आपने, बिना लॉग के आप कर नहीं सकते इसके स्टेप को। तो बेटर है यहीं पर एग्जिट कर लीजिए और यहीं से आप सिंपल ये शो कर दीजिए इसको, है ना। नेक्स्ट नंबर, अगर आपसे पूछ ले डेल्टा जी की वैल्यू 0 है तो आप क्या बोलोगे, रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो बिना लॉग पढ़े बेटा एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है आपको। देखिए टू न्यूमेरिकल्स, देखिए ये बेस्ड ऑन डेल्टा जी फॉर्मूला। देखिए फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू है 13.8 केजे पर मोल। केसी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर 298 केल्विन एंड आर की वैल्यू आपको मेंशन है। ये सारी चीज़ें आपको फैमिलियर हैं। इक्वेशन क्या है, डेल्टा जी नॉट इक्वल माइनस आर टी एल एन के सी। एल एन की जो वैल्यू है वो होती है 2.303 लॉग। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा एक क्लास में, स्पेशल क्लास लूंगा मैं आपको लॉग पढ़ाने के लिए, है ना। तो टेबल वगैरह लेकर बैठूंगा, आपको सिखाऊंगा कैसे लॉग की वैल्यू, एंटी लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो अभी तो इतना कर देता हूँ, है ना। डेल्टा जी की वैल्यू क्या है 13.8 माइनस आर के लिखोगे 8.31, टेम्परेचर 298 केल्विन इंटू 2.303 लॉग के सी। ये है मेन प्रॉब्लम यहाँ, इसको कैलकुलेट करना। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए टेबल्स वगैरह हमें देखनी पड़ेंगी, बट नाउ डे सीबीएसई ने भी उसका सॉल्यूशन कर दिया है। अगर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आता है आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो सीबीएसई क्या करती है, लॉग की वैल्यू क्वेश्चन पेपर में लिख कर देती है। आपको लॉग की वैल्यू लिखी हुई मिलेगी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में। क्यों लिखी हुई मिलेगी, क्योंकि सीबीएसई आजकल लॉग टेबल देने से बचती है। क्योंकि लॉग टेबल के साथ साथ क्लार्क्स वैल्यू और वो सारे कांस्टेंट वगैरह की वैल्यूज आती हैं, लेकिन एक क्लास लेकर मैं आपको लॉग टेबल देखना सिखा दूंगा। तो लॉग टेबल के बिना ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। बट बाकी सबको सिंपल है, डेल्टा जी आपको मेंशन है, आर की वैल्यू मेंशन है, केसी आपको कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर आपको गिवन है ना। एल एन की वैल्यू ध्यान रखनी है, एल एन इक्वल 2.303 लॉग होती है। ये वैल्यू लगाइए, यू विल गेट योर आंसर। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा क्लास लूंगा मैं आपकी, है ना। दूसरी चीज, क्लास नहीं भी हुई बाई चांस या आपने अटेंड नहीं भी करी तो टेंशन मत करना कि बोर्ड एग्जामिनेशन वगैरह क्वेश्चन आएगा, आपको लॉग की वैल्यू लिखी हुई क्वेश्चन पेपर में मिलेगी। आपको सीधा वैल्यू लगा के यहाँ प्लेस करना है। सेम न्यूमेरिकल है यहाँ। अगेन सुक्रोज शो हाइड्रोलाइसिस विद वाटर एंड फॉर्म ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। केसी की वैल्यू मेंशन है, टेम्परेचर मेंशन है, आर की वैल्यू है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा जी। और डेल्टा जी कैलकुलेट करोगे यू विल गेट योर आंसर। सही है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है जो मैं मिस कर गया यहाँ। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ वैल्यू है किलो जूल में और यहाँ वैल्यू आपकी जूल में। तो सबसे पहले या तो इसको किलो जूल में चेंज कर लीजिए या इसको चेंज कर लेना किसमें, जूल में। बेटर है इसको जूल में चेंज कर लो, 13.8 10 की पावर 3 जूल। तो ये कर लेना आप इंटू 10 की पावर 3। ओके, तो बाकी बातें करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।